हाँ चल ओके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन फ्रेज, पर हमने तो एक्चुअली कल स्टार्ट कर ही दिया था और मैंने तुमको प्रैक्टिकली नाउन फ्रेज क्या होता है ये तुम्हें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था। अगर तुम्हें याद हो तो कल जो हमने सेंटेंसेस नहीं, हमने फ्रेजेस जो देखे थे कल बोर्ड पर, यू डिडंट सी सेंटेंसेस, यू सॉ फ्रेजेस, है ना। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मूल अर्थ है शब्दों का समूह, उसे हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब अपन ने कहा कि अपन नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ शब्दों का एक समूह जिसमें कि नाउन होगा, नाउन ही प्रधान होगा। एक बात याद रखो, फ्रेज किसी भी तरह का हो, फ्रेज किसी भी तरह का हो, बेसिकली हम 6 तरह के फ्रेजेस देखेंगे और 6 के अलावा 3 एडिशनल फ्रेजेस हैं। पर जहाँ तक अपने को थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी का मतलब आरपीएससी जो पूछेगी उसका आंसर देना है, तो आरपीएससी पूछेगी कितने तरह के फ्रेजेस हैं, तो हम कहेंगे 6 तरह के होते हैं। ये अलग बात है कि हम एक्चुअली 9 तरह के फ्रेजेस पढ़ेंगे। ये ठीक वही वाली बात है जब अपन ने नाउन पढ़ा था और नाउन के पोजीशंस देखे थे। हमने नाउन के जब पोजीशंस देखे थे तो मैंने तुम्हें कहा था नाउन 5 में से किसी एक पोजीशन में आ सकता है। हमने यही देखा था। हमने देखा था नाउन एज सब्जेक्ट, हमने देखा था नाउन एज कॉम्प्लीमेंट, है ना। पर हमने कॉम्प्लीमेंट में भी 2 तरह के देख लिए। हमने देख लिया नाउन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी देखा हमने। पर अभी तो गिनती में 2 ही है ना, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अपन ने कॉम्प्लीमेंट में जो एक एक्स्ट्रा देख लिया वो तो अपन ने 3 नहीं गिना ना। अपन ने क्या गिना? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अपन ने कॉम्प्लीमेंट, और इसमें अपन इनको अपन 1 2 3 यूं नहीं गिन रहे, अपन गिन रहे हैं 1 और अपन गिन रहे हैं 2। उसी तरीके से अपन ने देखा नाउन एज ऑब्जेक्ट, ओके, नाउन एज ऑब्जेक्ट। इसमें भी अपन ने देखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर क्या हमने 5 गिना? 1 2 3 4 5 नहीं, हमने तो 3 गिना, 3। और चौथा हमने देखा था नाउन एज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और 5वां नाउन एज एपोजिटिव अभी हमने देखा नहीं है। जब हम स्पोका करेंगे तब तुम इसको बहुत अच्छे से समझोगे, अभी इसमें उलझो ही मत, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यूँ तुम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, है ना। पर आरपीएससी अपन से पूछती है तो हम आंसर देंगे 5, क्योंकि अपन कह रहे हैं नाउन सब्जेक्ट बनकर आ सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनकर आ सकता है, फिर वो ओसी है एससी है वो सब बात की बात है, कॉम्प्लीमेंट बनकर आ सकता है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आओ, उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है। चौथा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट शब्द यहाँ आ रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किसी न किसी प्रकार से इन 2 ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी मिली एक। और 5वां है हमारा एपोजिटिव। 5 पोजीशंस में नाउन आ सकता है, पर प्रैक्टिकली जब हम भरते हैं तो हम पाते हैं कि 7 जगहों पर आ सकता है। उसी तरीके से आज हम फ्रेजेस देखने जा रहे हैं, तो हमको ये मानना है कि 6 तरह के फ्रेजेस होते हैं, पर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम पाएंगे कि एक्चुअली 9 तरह के फ्रेजेस होते हैं। आरपीएससी पूछेगी तो हम कहेंगे 6, क्योंकि वो बाकी जो 3 हैं वो कहीं इधर उधर फिट हो जाएंगे उन 6 में, इसलिए अपन गिनती में
6 तरह के फ्रेजेस को लेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है? फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह, वो तो ठीक है। नाउन फ्रेज का मतलब उस पर्टिकुलर फ्रेज में मुखिया, फ्रेज का मुखिया नाउन होगा। अगर दूसरा कोई फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज, तो उस एडजेक्टिव फ्रेज में मुखिया एडजेक्टिव होगा। अगर कोई और तरीके का फ्रेज है तो उसका मुखिया वो पर्टिकुलर चीज होगी। अभी हम सारे फ्रेजेस नहीं देख रहे, हम तो केवल और केवल नाउन फ्रेज देख रहे हैं, क्योंकि हम नाउन कर रहे हैं। अभी हम नाउन नाम के टॉपिक से बाहर ही नहीं निकले। कम से कम 1 महीने और तुम नाउन के अंदर ही घूमते रहोगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, वो एक अलग बात है, पर हम नाउन से बाहर जा ही नहीं रहे। जब नाउन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा तो तुमको केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब तो तुम कर लोगे, है ना। इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू टाइम। बस इस चीज़ में तुम ध्यान दो कि हम कर क्या रहे हैं, नाउन फ्रेज में भी हम क्या कर रहे हैं। आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और आरपीएससी 100% आपसे थ्योरी पूछेगी। एक न एक सवाल पूछती है, कई बार बहुत सारे पूछ लेती है, कई बार कम पूछती है, डिपेंड करता है। अपन को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना है कि वो सब कुछ पूछेंगे तो भी हमको सब कुछ आता है। तुमको जो पूछना है पूछो। थ्योरी हेडिंग लगाओ और फ्रेजेस ये हेडिंग लगाओ। फ्रेजेस पहले तो ये तुम्हारा फ्रेजेस ये हेडिंग है तुम्हारा, और इधर लगाओ थ्योरी। और अब मैं जो लिखा रही हूं उसको पहले लिख लो, फिर मैं इसको समझा दूंगी। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 6 classes of phrases. There are 6 classes of phrases. First point, हम 9 तरह के फ्रेज देखेंगे, बट क्लास तो चाहिए। ओके, अब वो 6 कौन से हैं आपके? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जेनिटिव फ्रेज, और prepositional phrase. Somebody please close this door. There is too much of noise outside. Just close this. ये हो गया। अब अगला ये आपने लिखा, ये 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस आपने लिखे। ओके, अब ऑफ these noun phrases, जिसको कि हम NP कहेंगे, adjective phrases जिसको कि हम कहेंगे AJP, and adverb phrases जिसको कि हम कहेंगे AVP. All have the same basic structure. यहाँ तक सबने लिख लिया? अपन ने लिखा है there are 6 classes of phrases.
There are not 6 kinds of phrases. There are 6 classes of phrases. Okay? Noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase, genitive phrase जो apostrophe s लगा के अपन बनाते हैं, मोहन्स book, the dog's tail, the man's coat, वो सब आपका जेनिटिव फ्रेज कहलाता है. और लास्ट है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन द गार्डन, ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, है ना, एट द स्टोर. ये सारी चीज़ें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं. तो ये 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस हैं. और तीसरा पॉइंट अपन ने लिखा है कि इन 6 क्लासेस में से 3 ऐसे क्लासेस ऑफ फ्रेजेस हैं जिनकी बनावट एक सी होती है. ओके, ये हमने लिखा है. अब फोर्थ देखो और इसको बिल्कुल करेक्ट उतारना है ना. अपन ने चौथा पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा था कि इन 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस में से 3 क्लासेस ऐसे हैं जिनकी बनावट सेम है. ओके, कौन से हैं वो 3 क्लासेस? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तीनों की बनावट एक सी है. अगर आरपीएससी आपको ये इक्वेशन देती है, ये देती है आपको और कहती है कि ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, और ऑप्शन नाउन फ्रेज, बी नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज, सी नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज वर्ब फ्रेज, डी नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब फ्रेज. तो हमारा आंसर होगा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि हमने पॉइंट 3 में देख लिया कि इन 6 क्लासेस में से नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस की बनावट सेम होती है. और वो बनावट क्या है? ये है, ये बनावट है. ये बनावट नाउन फ्रेज की भी है, ये बनावट एडजेक्टिव फ्रेज की भी है, और ये बनावट एडवर्ब फ्रेज की भी है. तो अब अपन समझें कि ये बनावट एक्चुअली क्या है. अगर कल वाले सेंटेंसेस अभी अपने पास, कल वाले फ्रेजेस, मैं बार बार सेंटेंसेस बोल रही हूँ, फ्रेजेस कल वाले हों तो तेज सिंह उसमें से कल जो था ना, मैंने 2-3 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वहाँ लिखाए थे, वो पर्टिकुलर बताना, तो अभी मैं एग्जाम्पल में उसको समझा दूंगी. अपन ने किया था द रेड जूसी राइप, कुछ इस तरीके का था ना. रेड एग्जाम्पल देखो, रेड जूसी, बिग रेड था, बिग रेड था वो, हाँ, वेरी बिग रेड जूसी वेरी बिग, नहीं, हमेशा कलर पहले आएगा. वेरी बिग रेड जूसी राइप apples
In the basket on the fridge. In the basket on the table in the dining room. ठीक है, ये था, कल हमने ये फ्रेज किया था। और इस फ्रेज में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने हेड ढूंढा था। हेड, तो अपन ने देखा कि एप्पल्स की बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एप्पल्स की विशेषता बता रहे हैं, है ना। बहुत बड़े, भाई वेरी एप्पल्स तो होता नहीं है। वेरी एप्पल्स क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, पर वेरी बिग तो होता है। वेरी बिग तो अपन ने कहा कि ये आपका एक एम है, मॉडिफायर, वेरी बिग। फिर रेड एप्पल्स बिल्कुल होता है, रेड एप्पल्स, है ना, ये भी आपका एक हो गया। फिर रसीले सेब, जूसी एप्पल्स, ये भी होता है ना। और पके हुए सेब, ये भी होता है। और ये आपका बन गया था हेड। तो आपने देखा कि हेड से पहले विशेषता बताने वाले कई सारे, अगर मैं इन सबको गायब कर दूं तो सिर्फ राइप एप्पल से काम चल रहा है। अगर मैं इन सारों को गायब कर दूं तो भी एप्पल्स सार्थक है, सिर्फ एप्पल से भी काम चल रहा है। ये और बात है कि मैं उसकी कितने फिर विशेषताएं बताती रहूं, राइप एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, रेड एप्पल्स, वेरी बिग एप्पल्स, मैं और भी बढ़ा सकती हूँ इनको। इज दिस क्लियर टू यू? ये तो हुआ हेड से पहले। एंड फिर हेड के बाद देखो, हेड के बाद तुम देख रहे हो यहां आ रहा है इन द बास्केट। तो अगर अपन अब इन सबको गायब करके केवल हेड को रखें और हेड सॉरी एप्पल्स इन, कोई सेंस नहीं है। एप्पल्स द, कोई सेंस नहीं है। एप्पल्स बास्केट, कोई सेंस नहीं है। पर एप्पल्स इन द बास्केट सेंस है। तो ये तीनों मिलकर एक बना रहे, है ना। उसी तरह से एप्पल्स ऑन नहीं, एप्पल्स द, एप्पल्स टेबल नहीं, पर एप्पल्स ऑन द टेबल बन रहा है, बन रहा है। अब एप्पल्स इन नहीं, एप्पल्स द, एप्पल्स डाइनिंग रूम नो, एप्पल्स इन, मतलब सेंस कहाँ रखे सेब, डाइनिंग रूम में रखें। अच्छा, डाइनिंग रूम में भी कहाँ रखें, टेबल पर रखें। पर टेबल पे तो बहुत सारे सामान है, कहाँ ढूंढूं, अरे टोकरी में ढूंढ ले, वहाँ मिल जाएंगे। तीनों का सेंस निकल रहा है। तो इसलिए अपन ने देखा कि एच से पहले भी कितने ही बढ़ाते चले जाओ और एच के बाद भी तुम कितने बढ़ाते चले जाओ। ये पॉसिबल था कि आप कहते एप्पल्स इन द बास्केट, सार्थक है। एप्पल्स ऑन द टेबल, वो भी सार्थक है। एप्पल्स इन द डाइनिंग रूम, वो भी सार्थक है ना। ये तो अपन ने अपनी मर्जी से बढ़ाया है। अगर हम कुछ नहीं बढ़ाते, उधर भी सब गायब कर देते और इधर भी सब गायब कर देते, तो भी एप्पल्स अपने आप में सार्थक है ना। तुम्हारा ये इक्वेशन यही कह रहा है, तुम्हारा इक्वेशन कह रहा है एम का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, जित मॉडिफायर, MODIFIER, मॉडिफायर का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताने वाले शब्द? हेड की विशेषता बताने वाले शब्द। हेड की विशेषता बताने वाले शब्द मॉडिफायर्स होते हैं। हेड से पहले आने वाले मॉडिफायर्स प्री मॉडिफायर्स कहलाएंगे और हेड के बाद आने वाले मॉडिफायर्स पोस्ट मॉडिफायर्स कहलाएंगे। ओके, वैसे एक बात याद रखो कि हेड के बाद आने वाले जो मॉडिफायर्स हैं, तरीके से उनको क्यू कहते हैं, क्वालिफायर। एक्चुअली एम नहीं कहते, पर क्योंकि आरपीएससी का टॉपिक है एमएचएम, तो इसलिए अपन को एमएचएम के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। पर पोस्ट मॉडिफायर्स हमेशा क्वालिफायर्स कहलाते हैं। इसलिए
अगर किसी ढंग के इंसान ने पेपर बनाया और क्यू लिखा तो तुम समझ जाओ कि क्यू का मतलब पोस्ट मॉडिफायर्स। अंडरस्टूड? प्री मॉडिफाई, प्री है मॉडिफायर्स, पोस्ट है क्वालिफायर्स, है ना, जिसको कि हम एमएचएम के नाम से देख रहे हैं। इज दिस क्लियर टू यू? बिल्कुल क्लियर है ये। तो अपन ने क्या देखा, अब इस तुम सब कुछ भूल जाओ और केवल इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो। ओके सोनिया इधर देखो, कोई भी कॉपी में नहीं देखेगा अभी, बिल्कुल ऊपर देखो बोर्ड पे। इस इक्वेशन को अगर तुम देखते हो तो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर m है और m पर एस्टरिस्क लगा है, ये स्टार एस्टरिस्क कहलाता है, ये एस्टरिस्क लगा है। ओके और ध्यान से देखो तो ब्रैकेट के बाहर h है। जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है वो कंपल्सरी होती है, अनिवार्य है। आप कह रहे हो नाउन फ्रेज, तो उस नाउन फ्रेज में इसका होना अनिवार्य है, ये हो तो हो और ना हो तो मत हो, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है। अगर हम सिर्फ बनाते एप्पल्स तो भी ये नाउन फ्रेज है, तो भी ये नाउन फ्रेज है और बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग है, हेड तो आ ही रहा है। ये तो ऑप्शनल है, आप यूज करो तो ठीक है और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये भी ऑप्शनल है, मतलब ये जो वेरी बिग रेड जूसी राइप है, ये तो मतलब में अपन कपड़े पहनते हैं, ये कंपलसरी है कि कपड़े पहन के आए। इसके बाद जो है हमने इधर क्या लटकाया और इधर क्या लटकाया और इधर क्या लटकाया, ये सब ऑप्शनल है। आप ना भी कुछ लटका के आओ तो भी चलेगा। देयर इज अ कंपल्सरी एलिमेंट एंड देयर आर ऑप्शनल एलिमेंट्स, है ना। तो आपको जूते पहनना है, आपको कपड़े पहनना है, ये तो कंपल्सरी है। ओके दैट इज द हेड, उससे भी काम चल जाएगा। पर नहीं, आपको शौक है साहब आप ये भी पहनो, आप यहाँ पर भी कुछ पहनो, यहाँ पर भी कुछ पहनो, वो आपका ये है ना। और ये है हेड से पहले ये हो सकता है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और एच के बाद ये हो सकता है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों जगह स्टार लगाए। इस स्टार का क्या मतलब है, एस्टेरिस्क का मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी चाहो उतनी, कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले तुम नाउन फ्रेज को तरीके से समझो। नाउन फ्रेज की पहली आवश्यकता है उसमें एक नाउन होना चाहिए जो हेड कहलाए, बस ये ही कंपल्सरी आइटम है, ये है कंपल्सरी आइटम, ये सारा तो ऑप्शनल है। उस कंपल्सरी आइटम के बाद ये है कि चाहो तो ये, और वो भी तुम जितनी चाहो। अगर मैं सिर्फ कहती राइप एप्पल्स तो भी काम चल जाता, और मैं कहती जूसी एप्पल्स तो भी चल जाता, रेड एप्पल्स तो भी चल जाता, बिग एप्पल्स तो भी चल जाता, और नहीं भी लगाती सिर्फ एप्पल्स कहती तो भी चल जाता, है ना। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। और इसका देखो ये डायग्राम वो चेंज कर देंगे, कुछ कुछ कर देंगे, ये एक जगह मिसिंग होगा, एक जगह, दैट इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन। ये होता है नाउन फ्रेज। उसी तरह से एंड में अगर नहीं होता, अगर यहीं पर ख़त्म हो जाता और यहाँ कुछ और आ जाता, आर क्रियावरिया आ जाती, है ना, तो फिर ये सारा गायब है। हाँ, एच तो हर हाल में एक ही होगा, तो वो दोनों मिलके एक ही कहलाएंगे। वेरी गुड। अगर राम एंड श्याम है तो वो दोनों मिलके एक ही कहलाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी टू। ओके, बट जनरली नाउन फ्रेज में एक प्रॉपर हेड देंगे, ऐसे दो दो वाले नहीं देंगे। वो तो तुम्हारे स्पोका में आएगा जहाँ तुम पूरे को अंडरलाइन करके एक एस बता दोगे उनको, ठीक है। तो ये भी सारा आपका कितने ही हो सकते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स, कितने ही हो सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन हियर, प्री मॉडिफायर्स कितने ही हो सकते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स कितने ही हो सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर एम के आने का क्या मतलब है, एच से पहले ब्रैकेट में जो एम आया है इसका ये मतलब है प्री मॉडिफायर्स हो तो हो और ना हो तो मत हो।
और इधर H के बाद जो छोटे ब्रैकेट में M आया है उसका क्या मतलब है कि अगर पोस्ट मॉडिफायर हो तो हो और नहीं हो तो कोई बात नहीं। इज दिस डायग्राम वेरी क्लियर टू यू? अब ये का ये एडजेक्टिव फ्रेज भी है। किसी एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कर रहे, पर आरपीएससी ये स्ट्रक्चर देख के तुमसे पूछती है कि ये किसका है ये स्ट्रक्चर। तो ये नाउन फ्रेज का भी है, ये एडजेक्टिव फ्रेज का भी है, ये एडवर्ब फ्रेज का भी है, तीनों का सेम है। जिसका मतलब हुआ एडजेक्टिव फ्रेज का मुखिया एक एडजेक्टिव होगा जो हेड होगा, उसके फिर प्री मॉडिफायर्स हो सकते हैं और उसके पोस्ट मॉडिफायर्स हो सकते हैं, और अभी हम वहाँ जाएंगे भी नहीं। हाँ 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 हाँ। अभी मैंने क्या कहा था क्लास में? अभी मैंने तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए थे। वेक अप, गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें अब भी क्लास में कहा था, फर्स्ट थिंग मैंने तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करके फर्स्ट थिंग तुम्हें बताया कि ये स्ट्रक्चर देख के फर्स्ट ऑप्शन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज, सेकेंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज एंड एन एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, चौथा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? बस अलग अलग ऐसे नहीं करेंगे, उनको भी पता है कि ये सबका स्ट्रक्चर सेम है, वही तो तुमसे चेक करेंगे कि तुम्हें पता है या नहीं है कि तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज का हेड एडजेक्टिव होगा, उसके भी प्री मॉडिफायर्स हो तो हो और ना हो तो ना हो, और उधर भी जो है पोस्ट मॉडिफायर्स हो तो हो और ना हो तो कोई बात नहीं, और वो कितने ही हो सकते हैं। अंडरस्टूड? और उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज जो है, एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब तुम्हारा हेड हो जाएगा, इधर प्री मॉडिफायर्स जितने मर्जी लगाओ और उधर पोस्ट मॉडिफायर्स जितने मर्जी उतने लगाओ। एक बार अगर तुम नाउन फ्रेज का ये हेड और प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर समझ गए और एक एक को अप्लाई कर करके तुमने देख लिया, जैसे तुमने देखा वेरी एप्पल्स नहीं बनेगा, ये वेरी को उठाकर हम अलग सा मान लें और उसको एप्पल्स पर फिट करें तो नहीं बैठेगा, पर वेरी अगले शब्द को मॉडिफाई कर रहा है बहुत बड़े, और ये दोनों मिलकर एक सेंस बना रहा है ना, बहुत बड़े बहुत बड़े, ये दोनों मिलकर इस पे फिट हो रहे हैं, वेरी बिग एप्पल्स, है ना। तो ये दोनों अपन ने एक माना। तो जब तुम इस चीज़ को प्रॉपरली करना सीख जाओगे तो फिर तुम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब फ्रेजेस, जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब करेंगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू यहाँ तक? अब इसको उतार लो, फिर मुझे आगे जो लिखाना है वो मैं लिखा देती हूँ। पहले इसको उतार लो। उतार लिया? पॉज कर दो इसको। हैव अ head, but the modifiers are optional. ये ब्रैकेट शो करता है ऑप्शनल। सोनू चालू कर देते, चालू है? ओके। दीज फ्रेजेस मस्ट हैव अ हेड। ये जो 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस हैं, प्रत्येक क्लास का एक हेड होगा, वो तो कंपल्सरी आइटम है, बट द मॉडिफायर्स आर ऑप्शनल। मॉडिफायर्स हो तो हो और ना हो तो भी चलेगा। अब अगला लिखो, द हेड कैन बी ओनली वन। द हेड कैन बी ओनली वन। इट
could be a single word. It could be a single word or a compound word or a compound word. It could be a single word or a compound word. और compound word के आप examples ले लो, mother-in-law, mother-in-law, commander-in-chief, commander-in-chief, commander-in-chief. बट मतलब ये सब एक ही हेड है, पूरा कमांडर इन चीफ एक है, मदर इन लॉ पूरा एक है, बट द मॉडिफायर्स कैन बी मैनी, बट द मॉडिफायर्स कैन बी मैनी. हेड तो एक ही होगा, मॉडिफायर हो तो हो, ना हो तो भी चलेगा. There may or may not be, there may or may not be modifiers. कई बार ट्रू एंड फॉल्स में 4 चीज़ें दे देते हैं. विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, 4 दे दिया और वो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है. तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा ट्रू है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेड का होना कंपलसरी है, मॉडिफायर्स का होना ना होना कोई आवश्यक नहीं है. तो ये सारी थ्योरी आपको क्लियर होगी तो आप आंसर कर दोगे. देयर मे और मे नॉट बी मॉडिफायर्स, बट देयर विल ऑलवेज बी अ हेड, बट देयर विल ऑलवेज be a head. हम बहुत सारे नाउन फ्रेजेस करेंगे, डोंट वरी. ओके, अब ये लिखो, both prepositional phrases, prepositional phrases, both prepositional phrases जिसको अपन PP कहते हैं, and genitive phrases, genitive phrases जिसको हम GP कहते हैं, genitive phrases can be thought of as noun phrases, as noun phrases with an extra particle or marker added to them, added to them. क्या कह रहा है अगला अपने को? यहाँ देखो एक मिनट, अपन ने देखा ये सारे फ्रेजेस, ये 6 क्लासेस के जो फ्रेजेस हैं, मस्ट हैव अ हेड, हेड होना कंपलसरी है, बट द मॉडिफायर्स आर ऑप्शनल. वो ब्रैकेट का मतलब ही है ऑप्शनल, हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं. द हेड कैन बी ओनली वन. एक सेंटेंस में 2 हेड नहीं आएंगे, एक फ्रेज में, सॉरी, एक फ्रेज में 2 हेड नहीं आएंगे, एक फ्रेज में एक ही हेड होगा. द हेड कैन बी ओनली वन. इट कुड बी अ सिंगल वर्ड, एप्पल्स है ना, सिंगल वर्ड, और अ कंपाउंड वर्ड. जैसे तुमने कहा, लेट अस से, अभी मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, क्लासरूम,
टी पॉट, ये सब कंपाउंड हैं, दो मिलकर एक बना रहे हैं, है ना। ब्लैक बोर्ड, तो ये सारे आपके कंपाउंड्स हैं, तो ये कंपाउंड भी एक हेड माना जाएगा, एक हेड, नॉट टू। इज दिस ऑल्सो क्लियर? अगला अपन ने लिखा, ये सेम चीज रिपीटेड है, देयर मे और मे नॉट बी मॉडिफायर्स। ये बार बार इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि थ्योरी आई तो ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देयर मे और मे नॉट बी मॉडिफायर्स बट देयर विल ऑलवेज बी अ हेड, अगर फ्रेज है। और लास्ट अपन ने अभी तक लिखा है, बोथ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, अपन ने तीन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तीनों का स्ट्रक्चर एक है, ये देखा था। अब चौथा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जिसको पीपी कह रहे हैं, और जेनिटिव फ्रेजेस जीपी कह रहे हैं, इनको भी आप नाउन फ्रेजेस की तरह ही मान सकते हो। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि इन दो फ्रेजेस में एक एडिशनल चिन्ह या मार्कर होगा। सो दे आर टेलिंग यू बोथ प्रेपोजिशनल, अब ये ट्रू एंड फॉल्स में आया तो यू शुड नो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू कि जेनिटिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी नाउन फ्रेजेस की तरह होते हैं, बस इनमें एक एक्स्ट्रा चिन्ह लग जाता है। अपन ने क्या देखा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेजेस तीनों सेम है। अब अपन देख रहे हैं दो और फ्रेजेस हैं, जीपी और पीपी, ये भी एनपी की तरह है, बस एक एक्स्ट्रा संकेत है। अब ये 5 फ्रेजेस की कहानी हो गई, लगभग एक से, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। अब तुम, नाउ लेट अस राइट दिस। अब मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूं, है ना, तुम इक्वेशन क्या हो गया? क्यों बंटी के पीछे पड़े रहते हो? बंटी का साबुन क्या हो गया? ये तीनों तो सेम है, ये तीनों सेम है, ये अपन ने देख लिया, है ना। अब वो एक्स्ट्रा मार्कर वाला देखते हैं अपन, वो क्या चक्कर है। अब अपन लिख रहे हैं पीपी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। पीपी का मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये हो जाएगा पी और फिर बाकी सेम। GP is equal to हम इसको ना कल समझेंगे फिर। VP वर्ब फ्रेज, इसको लिख लो, फिर कल समझेंगे। सिद्धि ढक्कन लगा दे।
अब अपन ने 6 फ्रेजेस का लिख लिया। ओके, अपन ने लिखा एनपी सेम स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव फ्रेज सेम स्ट्रक्चर, एडवर्ब फ्रेज सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ अपन ने क्या लिखा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज पीपी और जीपी बिल्कुल एनपी की तरह होते हैं विथ एन एडिशनल मार्कर। अब वो मार्कर देखो, अब अगर तुम इसको देखोगे, ये है तुम्हारा पीपी, यहाँ देखो